नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुहित कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब की क्लास पर। हम लोग पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या देख लिया था, लंग्स और उसके पार्ट, उनका क्या क्या काम होता है, ये हम लोगों ने समझ लिया था। अब जानते हैं कि रिस्पायरेशन यानी श्वसन होता क्या है। तो श्वसन एक ऑक्सीकारक अपक्रिया है। तो यह किस प्रकार की अपक्रिया है? ऑक्सीकारक अपक्रिया का मतलब यह होता है जिसमें ऑक्सीजन से मिलकर कोई चीज बनती है या टूटती है, जिसमें ऑक्सीजन का अहम रोल होता है, तो उसे हम ऑक्सीकारक अपक्रिया कहते हैं रसायन विज्ञान में। जिसमें ऑक्सीजन यानी O2 से कोई भी चीज XYZ क्रिया करती है तो उसे ऑक्सीकारक अपक्रिया कहते हैं। तो यह किस प्रकार की अपक्रिया है? तो ऑक्सीकारक अपक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में शरीर तापमान पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में शरीर तापमान पर जटिल भोज्य पदार्थों का, कौन से प्रकार के? तो जटिल भोज्य पदार्थों का अपघट्य होता है। अपघट्य का मतलब टूटते हैं, टूटना मीन्स विखंडन। तो इसमें किसका विखंडन होता है? तो इसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है। किसका विखंडन होता है? तो ग्लूकोज का विखंडन होता है। फिर आगे परिणाम स्वरूप एटीपी, जिसको एड्रिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। एटीपी का फुल फॉर्म एड्रिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जब भोज्य पदार्थ टूटते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उस ऊर्जा से हम लोग अपने दैनिक कार्य करते हैं। तो और फिर आगे क्या है? यह जो मतलब श्वसन अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया है कि इसका मतलब यह है कि इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। इस पर किसका कंट्रोल है? तो केंद्र यानी मस्तिष्क का कंट्रोल होता है। किसका कंट्रोल होता है? तो मस्तिष्क का कंट्रोल होता है। इस क्रिया में जल की उत्पत्ति होती है। यानी जो ये अनैच्छिक क्रिया है रेस्पिरेशन, मतलब श्वसन करने की, इसमें क्या होता है? तो इसमें हमें जल भी प्राप्त होता है, यानी H2O की उत्पत्ति भी होती है। चूंकि इसमें ऊर्जा का क्षरण हो रहा है, इसीलिए यह एक किस प्रकार की क्रिया हो जाएगी? तो यह ऊष्माक्षेपी क्रिया भी हो जाएगी। ऊष्माक्षेपी क्रिया, ऊष्मा अवशोषी क्रिया दो प्रकार की होती है। तो ऊष्माक्षेपी क्योंकि हमें एटीपी मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी क्रिया भी कहेंगे। आइए इसके रासायनिक सूत्र को देख लेते हैं। जैसे कि C6H12O6, ठीक है, और फिर इसके साथ ऑक्सीजन क्रिया कर रहा है। ऑक्सीजन, तो जहाँ कार्बन और ऑक्सीजन होता है तो CO2 बन जाती है, और फिर जहाँ H और O होता है H2O बन जाता है, और फिर जो बची हुई होती है वह ATP के रूप में ऊर्जा मिल जाती है। इसमें हमें क्या क्या देख रहा है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा है। तो ये रहा कार्बन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन। और फिर इसको रसायन विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि बैलेंस किया जाता है। तो जैसे देख लीजिए यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? तो ये 6 ऑक्सीजन ये हो गए, और 6 दूनी 12 ये, तो क्या इधर 12 ऑक्सीजन है, तो 6 दूनी 12 ये हो गए, और 6 ऑक्सीजन ये, कितने हो गए? 12 6 18। इस जगह भी ये यहाँ 12 और ये 6, 12 6 18। ऑक्सीजन कितने, सॉरी कार्बन कितने हैं? तो 6 हैं। तो यहाँ क्या 6 कार्बन है, तो यहाँ का 6 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन कितने, सॉरी हाइड्रोजन कितने हो गए? तो हाइड्रोजन 12 हो गए। क्या इधर 12 हाइड्रोजन है? 6 दूनी 12 हाइड्रोजन भी है। तो यह बैलेंस है। फिर आते हैं कि जो श्वसन दर है, यानी सांस लेने की पर दर होती है पर मिनट कितनी, वह किस में कितनी होती है? तो जो नवजात बालक होता है, शिशु होता है, वह सबसे देखा होगा आपने कि वो थोड़ा जल्दी जल्दी सांस लेता है। तो क्या करता है? वो जल्दी जल्दी सांस लेता है, तो वह 28 बार 1 मिनट में सांस लेता है और छोड़ता है। यानी श्वसन को दोनों तरफ से जोड़ेंगे,
यानी सांस एक बार अंदर लेना और फिर छोड़ना, इसको एक बार कहेंगे। तो मतलब यह 28 बार करता है, क्या सांस लेता है नवजात शिशु जो होता है। वृद्ध कितना करता है, तो वृद्ध जो आदमी होता है, बूढ़ा आदमी, वह 23 से 25 बार पर मिनट में करता है। और जो वयस्क होता है, वयस्क मतलब किशोरी अवस्था से, मतलब वही 16 साल से जो 45 या 55 साल के बीच के लोग होते हैं, वयस्क कहते हैं उनको। वयस्क के जो श्वसन दर होता है वह कितना होता है, तो वह 14 से 18 के बीच होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो जवान लोग हैं, इसीलिए कहते हैं कि जवान लोग हैं तुम क्यों जल्दी थक गए, या किसी काम को करने या कहीं चढ़ने या उतरने में देखा होगा कि कहेंगे कि जो बूढ़े होंगे वो थकते हैं, क्योंकि उनका श्वसन दर अधिक हो जाता है। फिर आते हैं कि श्वसन का प्रकार, यानी रिस्पायरेशन का कितने प्रकार के होते हैं। तो यह मेनली 2 प्रकार के होते हैं। बाह्य श्वसन, जिसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। फिर आंतरिक श्वसन, जिसको हम इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। अब जानते हैं कि ये बाह्य श्वसन क्या होता है और बाह्य श्वसन के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती है। फिर आंतरिक श्वसन क्या होता है, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, इसको हम जानते हैं। बाह्य श्वसन, तो बाह्य श्वसन के अंतर्गत कौन कौन सा श्वसन आता है, तो पहला आता है श्वास, यानी ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में जैसे हम सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, ये आता है ब्रीदिंग में। ब्रीदिंग के अंतर्गत निःश्वसन, इंस्पायरेशन मतलब जो सांस लेते हैं उसके द्वारा जो गैसें जाती हैं अंदर, उसे निःश्वसन कहते हैं। उच्छ्वास, उच्छ्वास मीन्स जो हम बाहर छोड़ते हैं, जो गैसें बाहर आती हैं, उसे हम उच्छ्वास कहते हैं। फिर दूसरा आता है गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय क्या होता है, जिसमें गैसों का अदलाव बदलाव होता है, कौन सी गैस कितनी ली जाती है और कितनी बाहर छोड़ी जाती है। दूसरा आता है कि जो आंतरिक श्वसन होता है, आंतरिक श्वसन में आता है गैसों का परिवहन। हमने तो सांस ले ली, अब गैस जो अंदर गई है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब, इनका परिवहन कैसे होगा, ठीक है। फिर आता है अनाक्षी श्वसन, फिर आता है अक्षी श्वसन। तो ये तीनों आंतरिक श्वसन के अंतर्गत आते हैं। अब जानते हैं कि वायु श्वसन, वायु श्वसन में सबसे पहले था कि फेफड़ों में जो वायु पहुंचाना और फेफड़ों से वायु को बाहर निकालना, यानी ब्रीदिंग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उसको हम वायु श्वसन कहेंगे। अब वायु श्वसन के अंदर का श्वास क्या होता है, ठीक है। श्वास, तो इसमें क्या आता है, निःश्वसन पहले आता है, जिसमें निश्चित मात्रा में फेफड़ों में आवश्यक गैसों का आना, जो हम सांस लिया इसे निःश्वसन कहेंगे। इसमें आवश्यक गैसें हमारे फेफड़ों के अंदर पहुंचती हैं। और फिर उच्छ्वास में क्या करते हैं, इसका मतलब है निश्चित मात्रा में जो हमारे शरीर की अनावश्यक गैसें हैं उनको बाहर निकालता है कौन, तो उच्छ्वास आवश्यक गैसों को बाहर निकालता है। देखते हैं गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय में क्या होता है कि गैस का अदलाव बदलाव होता है। तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है, तो 78% जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है, जिसको हम O2 कहते हैं, तो यह 21% पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 कहते हैं, यह 0.03% पाई जाती है। और जो अदर गैसें होती हैं, अदर गैसें होती हैं जो 0.09% पाई जाती हैं। तो कितना हो गया, 78 और 21, 99, यानी 99% तो यही 2 गैसें हो गई, और 1% में ये सारी गैसें आ जाती हैं। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ गैस हो जाता है हमारे वायुमंडल से, वो कुछ इस प्रकार होता है कि नाइट्रोजन 78% हो जाती है, ऑक्सीजन 21% हो जाता है, और CO2 0.03% हो गया। तो अब हमारे शरीर को क्या आवश्यक है वही रखेगा, अन्यथा जो काम का नहीं है उसे बाहर फिर से निकाल देता है। तो इनहेल का मतलब हो गया कि जो हमारा शरीर रखता है। नाइट्रोजन जैसे आती है
वैसे ही इसको बाहर निकाल देता है, यानी वह 0% रखता है किसको, नाइट्रोजन को। फिर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाती कितने परसेंट है, तो हमारे शरीर के अंदर 21% जा रही है और उसका 21 का 4% जो है हमारा शरीर ले रहा है। मतलब जो ऑक्सीजन 21% जा रही है उसका केवल 4% ही हमारा शरीर रखता है, बाकी 17% फिर से उसको उच्छ्वास के थ्रू बाहर निकाल देता है। आता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हमारा शरीर खुद ही प्रोड्यूस करता है, बनाता है। तो यह 0% लेता है इसे और निकालता कितना बाहर है। चूंकि हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है पाचन के द्वारा, तो वह जो निकालता है वह 4% हो जाता है। इसकी मात्रा 4% हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यह याद रखिए कि जो हमारा शरीर है वह 21% O2 यानी ऑक्सीजन का केवल 4% ही यूज करता है, बाकी फिर से बाहर निकाल देता है। अब आते हैं आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन के अंतर्गत गैसीय विनिमय, ऑक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन होता है। तो सबसे पहले आंतरिक श्वसन होता क्या है, तो आंतरिक श्वसन जब ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुंच गया बाह्य श्वसन के द्वारा, उसके बाद का जो काम होता है वो आंतरिक श्वसन करता है। आंतरिक श्वसन जिसमें ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम्स के द्वारा के साथ सेल में पहुंचता है, यानी कोशिका में जाता है और कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको ब्लड के ही द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाना है। तो इस विधि को हम क्या कहेंगे, आंतरिक श्वसन कहेंगे। तो इसमें जो ब्लड होता है, ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन होता है, वह अहम भूमिका निभाता है, यानी परिवहन का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए हमें कहीं पर जाना है तो हम किसी प्रकार के साधन का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लखनऊ जाना है तो हम पहले पहुंचेंगे रोड तक, रोड के द्वारा बस या अन्य साधन लेकर हम लखनऊ जाएंगे। तो यहाँ जो बस का काम करता है तो वो हमारे ब्लड करता है। ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, प्लाज्मा होता है, यह सब टैक्सी यानी ले जाने का, परिवहन का काम करता है। तो अब जिसमें ब्लड नहीं होगा वो कैसे होगा, तो जैसे एक हाइड्रा जीव होता है वह बिना रक्त के अनाक्सीय श्वसन करता है। हाइड्रा क्या होता है, यह एक जलीय जंतु होता है। तो इसको याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कौन सा ऐसा जंतु है जो बिना ब्लड के आंतरिक श्वसन करता है, तब आंसर देंगे हाइड्रा। अब जो 100 ml ब्लड होता है, यानी 100 ml ब्लड में कितना % हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो इसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसको हम शॉर्ट में HB लिखते हैं। अब 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वह कितने ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है। जैसे एक बस में बैठने की सवारियों की क्षमता होती है, तो उसी प्रकार कि 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होगा वह कितना ऑक्सीजन ढो सकता है, तो वह 1.3 ml ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है। तो फिर इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन हो जाएगा। और एक 100 ml हीमोग्लोबिन कितने का परिवहन करेगा ऑक्सीजन का, तो 1.134 ml ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। अब आते हैं पहला जो गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय मतलब जो ऑक्सीजन है उसको कौन कौन ले जाता है कोशिका यानी सेल तक, और सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसको बाहर कौन कौन लाता है, कहाँ तक, फेफड़ों तक। तो कौन कौन काम करता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसको हम CO2 कहते हैं, उसका परिवहन कौन कौन करता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। यह कितने % होता है, तो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्बन सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा आता है सेल से फेफड़ों तक। दूसरा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कितने % करता है, तो 23% करता है। जो प्लाज्मा होता है ब्लड में वह कितने % करता है, तो वह 7% परिवहन करता है। ये कितना हो गया, किसका परिवहन करेंगे, तो CO2 का परिवहन करेंगे। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन जो फेफड़ों तक पहुंचा है उसको हमारे सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन कौन करता है। तो पहला हो गया हीमोग्लोबिन, यह 97%
ऑक्सीजन जो है उसको कोशिकाओं तक पहुंचाता है। दूसरा हो गया प्लाज्मा। प्लाज्मा जो 3% होता है उसको पहुंचाता है कौन? प्लाज्मा ऑक्सीजन को। अब जान लेते हैं कि जैसे हम मान लिया कभी कभी होता है कि हम कमरे में लेटे रहते हैं और सुना होगा आपने न्यूज़ों में कि कमरे में सो रहे 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। तो कौन से कारणों से होती है? जब हम अंगीठी या हीटर जलाकर सोते हैं और रूम को चारों तरफ से पैक कर देते हैं तो उसमें बन जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वह हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत तेज जुड़ती है, यानी उसकी बॉन्डिंग जो होती है ऑक्सीजन की तुलना में बहुत तेज होती है। 200 से 250 गुना तेज होती है। इसीलिए तो आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड, इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CO। जो CO होता है वह ऑक्सीजन की तुलना में यानी O2 की तुलना में हीमोग्लोबिन से, जिससे Hb हम लिख देते हैं, हीमोग्लोबिन में जुड़ने की क्षमता 200 से 250 गुना ज्यादा होती है। कितने गुना? 200 से 250 गुना तेजी से जुड़ता है। कौन जुड़ता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। किससे जुड़ता है? तो हीमोग्लोबिन से जुड़ता है। अब हमारे कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई है और हम सांस ले रहे हैं। सांस के द्वारा ऑक्सीजन भी जा रहा है कुछ % और कार्बन मोनोऑक्साइड भी जा रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी इसको जुड़ने की क्षमता से आप ये कंपेयर करिए कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हट्टा कट्टा है और ऑक्सीजन जो है वो पतला दुबला है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों पहुंचे किसके पास? हीमोग्लोबिन के पास। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO वो हीमोग्लोबिन को धक्का मार के पीछे कर देगा और खुद बैठ जाएगा किसके ऊपर? हीमोग्लोबिन के ऊपर। और कहाँ तक पहुँच जाएगा? हमारी कोशिका यानी सेल तक पहुँच जाएगा। जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ पहुँच गया कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड पहुँच गया तो जो हमारी कोशिकाएं हैं उनमें श्वसन की क्रिया नहीं हो पाएगी। जब श्वसन की क्रिया नहीं हो पाएगी तो मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि जो बंद कमरे में अंगीठी या हीटर लगाकर नहीं सोना चाहिए। एक उदाहरण और होता है कि वृक्ष के नीचे जो ऑक्सीजन देते हैं उसी के नीचे सोते सोते आदमी सोता ही रह गया। तो जो वृक्ष होते हैं यानी वृक्ष जो ऑक्सीजन देते हैं तो दिन में जो ऑक्सीजन देते हैं वो उतना ही ज्यादा रात में CO प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो वृक्ष के नीचे सो रहे हो और वो कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ रहा है तो वह आपके शरीर में जा रही है और उसी के द्वारा आपकी मृत्यु हो जाती है। ये था हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड जिसके द्वारा हमारी मृत्यु होती है। अब देखते हैं अनाक्सी श्वसन, जिसको अनएरेबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। यानी अनाक्सी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, उसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं। यह होता कहाँ है? तो यह कोशिका द्रव्य में होता है। यह कहाँ होता है? पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन नहीं होता है। और इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज होता है जो हमारे शरीर में, उसका आंशिक पाचन होता है, पूर्ण पाचन नहीं होता है ग्लूकोज का। तो इसमें आंशिक पाचन होता है किसके द्वारा? तो 12 एंजाइमों की सहायता से। और होता कहाँ पर है? कोशिका द्रव्य। आप जानते होंगे जैसा कि मैंने सेल में बताया है
कि यह कोशिका हो जाती है, यह केंद्रक हो जाता है, यह केंद्रक द्रव्य भरा होता है और इसमें भरा होता है कोशिका द्रव्य। ये होती है अपनी माइटोकॉन्ड्रिया, ये होती एंडोकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम और ये सब होता है इसमें। तो जो ये कोशिका द्रव्य होता है, इसी में हमारा होता है 12 एंजाइमों की सहायता से ग्लूकोज का आंशिक पाचन होता है। तो इस क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्या कहेंगे हम? जब ग्लूकोज का आंशिक पाचन होगा तो इसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 2 पायरुविक अम्ल निकलते हैं और 4 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। 4 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसमें कि 2 एटीपी ऊर्जा ग्लाइकोलिसिस क्रिया में ही नष्ट हो जाती है। बचते कितने हैं? तो 2 बचते हैं, अंत में 2 अणु बचते हैं। फिर आते हैं कि जो ऑक्सीश्वसन है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीश्वसन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। इसमें क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण रूप से दहन होता है या पाचन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण पाचन होता है। और जो केंद्रक द्रव्य में ही तो 2 अणु मिल ही रहे हैं हमें, जो अनाक्षी श्वसन होता है। और इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया है। अब इसके 2 चरण हो जाते हैं। जैसे कि पहला चरण, जिसे हम अनाक्षी श्वसन कहते हैं, इसकी क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इसमें कितने अणु मिलते हैं? तो हमें ऊर्जा के 2 अणु मिलते हैं। पूरी कोशिका में जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वह 38 होती है, हम जानते हैं 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। तो वह किस प्रकार मिलती है? तो 2 अणु जो हो गए, अनाक्षी श्वसन से क्रिया ऊर्जा मिल गई। और जो दूसरा चरण होता है, जिसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कि जो ग्लूकोज है उसको बार बार से तोड़ा जाता है ग्लूकोज को, तो उसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत हमें 36 एटीपी ऊर्जा मिलती है। 36 और 2 मिलके टोटल हो जाती है 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि जो ग्लूकोज का पाचन होता है, उससे हमें 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। ये था हमारा ऑक्सी और अनाक्षी श्वसन।